हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट का नाम है खेल आयोजनों का प्रबंधन। ठीक है। इसको हम देखेंगे न्यू सिलेबस के हिसाब से, यानी 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देखने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो लेक्चर देखना है। सारे टॉपिक आपको डिटेल में यहाँ पे कराने वाला हूँ। और इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। एक बार सिलेबस देखो, टोटल 10 चैप्टर है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, खेल आयोजनों का प्रबंधन। यहाँ पे हम इसको समझने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है, एक बार आप देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी में। ये जो टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है प्रबंधन से, यानी प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट जो होता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। क्या इसका अर्थ होता है। तो प्रबंधन का अर्थ बहुत सिंपल होता है, आप सभी जानते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों और समूहों का साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट यानी किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना ही प्रबंधन कहलाता है। यानी मान लो कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, उस काम को कई सारे लोग यानी पूरी एक टीम मिलकर कर रही है, यानी एक टीम है वो मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रबंधन बोलते हैं, यानी कि मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, आप यही बता सकते हो कि इसमें एक से अधिक लोग होते हैं, यानी पूरा समूह, पूरी टीम, पूरा ग्रुप हो सकता है। और किसी काम को मिलकर सब लोग करते हैं। ठीक है, सभी लोग, और सफलतापूर्वक जब कर लेते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रबंधन कहते हैं। तो एकदम सिंपल है। तो प्रबंधन का मतलब क्या है, किसी प्रोजेक्ट पे जब बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसको सफलतापूर्वक कर लें, तो उसी को हम प्रबंधन के रूप में जानते हैं। तो कोई भी काम अगर बड़ा काम होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोगों की टीम मिलकर ही करती है, क्योंकि एक आदमी तो कर नहीं पाएगा। इसको हम किस सेंस में, किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इस चैप्टर को हम खेलों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की अगर यहाँ पे बात हो रही है, तो ये प्रबंधन किस चीज में हो रही है, खेलों के क्षेत्र में। ठीक है, खेलों के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स। तो आपको आगे समझ में आएगा। अब दूसरा टॉपिक है हमारा यहाँ पे कि खेल प्रबंधन। हमने समझ लिया कि भाई जब खूब सारे लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसको सफल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रबंधन हो जाएगा। अब खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य, यानी ये जो स्पोर्ट्स के जो इवेंट होते हैं, इसमें जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हमको देखना है कि किस तरीके से होता है। तो देखिए, इसमें कोई भी स्पोर्ट्स, मान लो कोई टूर्नामेंट करवाना है या कोई गेम करवानी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसमें नियोजन करना पड़ेगा। नियोजन मतलब प्लानिंग। प्लानिंग आप सभी जानते हैं, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग का मतलब है कि खेल कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को तय करना, यानी जो खेल कार्यक्रम है उसके लक्ष्य जो है उसको तय करना, और इसके तहत पूरा रोड मैप तैयार कर लेना कि प्रतियोगिता कब होगी, कहां पे होगी और कैसे होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग बोलेंगे। ठीक है। मान लो आपको जिम्मेदारी दे दी जाती है किसी टूर्नामेंट को कराने की। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्लानिंग करोगे, टीम बनाओगे, लोगों को एकजुट करोगे, पूरा रोड मैप तैयार करोगे कि कैसे हमें टूर्नामेंट को आयोजित करवाना है, डेट क्या होगी, वेन्यू क्या होगा। ठीक है, कौन से खिलाड़ी आएंगे, किन टीमों के बीच में मैच है, ये सारा जो प्लानिंग होगी वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये खेल के क्षेत्र में जब मैनेजमेंट करना होता है, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्लानिंग होता है। क्योंकि कोई भी काम हो, चलो खेल भी छोड़ दो, मान लो अगर आपको स्टडी करनी है, आप 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा, अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी प्लानिंग काम आती है। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जिसको संगठन कहा जाता है। अब संगठन क्या होता है भाई, तो देखो, संगठन का मतलब है कि योजना को पूरा करने के लिए संसाधन, यानी जो रिसोर्सेज हैं उसको इकट्ठा करना। यानी हमने सबसे पहले क्या बनाया, हमने प्लान बनाया। अब जब प्लान बन गया है तो हमें बहुत सारे संसाधन चाहिए होंगे। मान लो टूर्नामेंट करवाना है, तो एक वेन्यू होगा कि किस स्टेडियम में करवाना है, कौन से खिलाड़ी आएंगे, उनको ठहराना कहाँ पे है। ठीक है, कौन से संसाधन उपकरण लगेंगे, तो वो सारी चीजों का मैनेजमेंट करना है, उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, यानी योजना को पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं इसको इकट्ठा करना। इसके तहत खेल के मैदान, उपकरण, बजट और विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है, अलग अलग समिति बनती है। फिर है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगा, आपका निर्देशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कर्मचारी और वॉलंटियर्स जो होते हैं उनका मार्गदर्शन करना है। यानी एक व्यक्ति होगा, वो जो वॉलंटियर्स होंगे साथ में टूर्नामेंट कराने वाले, उनका मार्गदर्शन करेगा, भाई ऐसे कर दो, यहाँ पे ये सामान ले आओ, वो उपकरण ले आओ, कोई वहां पे चला जाओ, मतलब 25 तरह के काम हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से ये लोगों को काम डिवाइड किया जाएगा, उनको डायरेक्शन दिया जाएगा।
फिर इसमें टीम को प्रेरित करना, यानी जो टीम है उसको मोटिवेट करना, नेतृत्व देना यानी लीडरशिप करना, और सुनिश्चित करना, ठीक है, ये सारी चीजें शामिल है कि कोई अपना काम सही से समझे, यानी हर कोई अपना काम सही से समझे, ये भी सुनिश्चित करना है, सभी लोग अपने काम को अच्छे तरीके से करें। फिर है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को नियुक्त करना, क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई टूर्नामेंट है मान लीजिए, तो उसमें पूरी की पूरी टीम काम करेगी, बहुत सारे लोग उसमें काम करने वाले होंगे, अकेला कोई आदमी तो करा नहीं पाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, एक्सपर्ट लोगों को ढूंढना पड़ेगा और उनको नियुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुनना, इसी को क्या कहा जाता है, नियुक्तिकरण या फिर स्टाफिंग। तो इसका मतलब क्या है कि खेल आयोजन यानी जो हम टूर्नामेंट कराने वाले हैं उसके लिए रेफरी चाहिए, कोच चाहिए, मेडिकल स्टाफ चाहिए, सुरक्षा कर्मी चाहिए, ऐसे योग्य व्यक्ति चाहिए जो उस टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से करा सके, ठीक है, अच्छे से वो टूर्नामेंट हो पाए। फिर लास्ट में है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। तो इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है कि काम की प्रगति की निगरानी करना, यानी जो काम चल रहा है, जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके बीच में उसका क्या प्रगति चल रही है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है, उसको देखना है, ये देखना कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है या सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, ये देखना पड़ेगा। और यदि कोई कमी है, कोई समस्या आती है, तो उसमें कैसे सुधार हो सकता है, ये सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य, यानी जब भी किसी खेल कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, तो ये सारी की सारी चीजें, सारे स्टेप उसमें फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है नियोजन। नियोजन का अर्थ, नियोजन का मतलब क्या होता है, वही प्लानिंग जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वही प्लान, ठीक है। अभी हमने क्या करा था, सारी चीजों को हमने यहाँ पे बहुत कम शब्दों में समझ लिया, अब इसी चीज को हम डिटेल में आगे एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नियोजन यानी प्लान, ठीक है, प्लानिंग करना। तो देखो कोई भी काम अगर सक्सेसफुल यानी उसको सफल बनाना है, तो उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग चाहिए होगी। अगर प्लान नहीं है, पहले से प्लान नहीं है सब कुछ, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा। तो नियोजन यानी योजना, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, तो देखो किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना और एक सही रास्ता तय करना ही प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। यानी जब मान लो हमें कोई काम करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोच समझकर विचार करके उसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से ही हमको काम करना पड़ेगा, वो हमारे लिए प्लानिंग या फिर योजना कहलाएगी। उसको युक्तियां भी कहा जाता है हिंदी में। अब देखो जैसे मान लो आपको कहीं पे टूर पे जाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड के साथ टूर पे जाना है, 3 दिन का आपका टूर है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए प्लानिंग करोगे, हमें कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या खाना है, ठीक है, कौन सा सामान ले जाना है, कितने कपड़े पैक करने हैं, बैग कौन सा ले जाना है, जूते कौन से ले जाने हैं, बहुत तरह की आप प्लानिंग करोगे। तो यही क्या है, प्लानिंग, हर चीज में प्लानिंग जरूरी होती है। फिर इसको और आसान शब्दों में समझते हैं प्लानिंग को, कि हमको क्या करना है और हमें वो कैसे करना है, हमें कब करना है, किसके द्वारा काम करवाया जाएगा, इन सब बातों को पहले से ही फैसला करना ही क्या कहलाता है, योजना कहलाता है। यानी कि हमको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी जो पहले से ही हम योजना बना लेते हैं, ठीक है, पहले से डिसीजन ले लेते हैं, उसी वही प्लानिंग कहलाएगा। फिर खेल के संदर्भ में योजना का मतलब, यानी अब इसको हम खेल के संदर्भ में देखेंगे, खेल के संदर्भ में योजना का क्या मतलब है, तो किसी भी खेल प्रतियोगिता, मान लो कोई भी टूर्नामेंट है या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, उसको बिना किसी गड़बड़ी के सफल बनाने के लिए की जाने वाली जो तैयारी है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग बोलेंगे। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया मैंने, और इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब खेल के संदर्भ में योजना को देखना है और उसके उद्देश्य को देखना है, क्योंकि प्लानिंग तो कई तरह की होती है। कोई ट्रिप पे जा रहा है, प्लानिंग करनी है, कोई टॉपर बनना चाहता है, वो अपनी प्लानिंग कर रहा है, किसी को शादी करनी है, वो अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा है। तो समझ रहे हो, प्लानिंग कई तरह की हो सकती है, लेकिन हमको यहाँ पे खेल के संदर्भ में प्लानिंग को समझना है, यानी खेल के संदर्भ में, ठीक है, प्लानिंग को समझना है और उसके उद्देश्य को देखना है। तो खेल के तहत मुख्य योजना, तो सबसे पहले क्या इसमें, तारीख और स्थान, यानी शेड्यूल एंड वेन्यू, वेन्यू। तो देखो खेल प्रतियोगिता जो है वो कब होनी है, उसकी तारीख, उसका समय, और कहाँ पे होनी है, यानी किस मैदान में, किस स्टेडियम में वो प्रतियोगिता होगी, आयोजित होगी, ये तय करना है। फिर बजट तैयार करना है, यानी खेल में होने वाला जो कुल खर्च है,
ठीक है, उस खर्च का पूरा मतलब पूरा कितना खर्च आएगा उसका लेखा जोखा अपने पास रखना है, पूरा हिसाब लगाना है कि इनाम में कितना पैसा जाएगा, मुख्य अतिथि आएंगे उनमें कितना पैसा खर्च होगा, खाने पीने में कितना पैसा खर्च होगा, ग्राउंड मेंटेनेंस में कितना पैसा खर्च होगा, ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा खर्च होगा, सारा का सारा जो खर्चा है उसका बजट पहले से तैयार करना होगा। फिर समितियों का गठन, क्योंकि देखो कोई भी टूर्नामेंट है वो कोई एक आदमी नहीं करा सकता, पूरी की पूरी टीम लगी होती है उसके पीछे। तो इसलिए क्या करना है, काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बना दी जाती है और उन समितियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है ताकि टूर्नामेंट अच्छे से हो पाए। तो समितियों का गठन यानी अलग अलग कामों के लिए टीमें बनाना। ठीक है, जैसे कि मान लो रेफरी कमेटी बना दी, एक मेडिकल कमेटी यानी मेडिकल की एक समिति बना दी, डेकोरेशन समिति यानी कि जिसको सजावट समारोह समिति इस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, भोजन कमेटी यानी कि जो खिलाने पिलाने वाला जो खाने पीने का देख रेख करेंगे वो एक कमेटी बना दी, समिति बना दी। तो इस तरीके से कई सारी समितियां बनती है और सबकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। इसको भी आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिर नियम और रेगुलेशन यानी खेल किस फॉर्मेट में होगा, नॉकआउट है, लीग मैच है, ठीक है, उसके नियम क्या होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। और इसके बाद संचालन और कार्यान्वयन यानी जो पूरी योजना हमने बना दी है उस योजना को अब लागू करना है और उसको सुनिश्चित करना है कि वो योजना सही तरीके से चले और व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, संगठन का अर्थ। तो जो चीजें हमने यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ी थी अब उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संगठन। संगठन का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग होता है। संगठन का मतलब है कि योजना जब हम बना लेते हैं उसके बाद हम अगला कदम उठाते हैं संगठन। संगठन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो कार्यक्रम है इसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी जो कार्य है उसको परिभाषित किया जाता है कि कौन सा कार्य है, क्या काम है। ठीक है, उसको वर्गीकृत किया जाता है और अलग अलग जो समिति होती है, अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनको काम सौंप दिया जाता है कि भाई आपका ये काम है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये अधिकार है, इस तरीके से। फिर खेल संबंधी कार्यक्रम की संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। तो खेल संबंधी जो कार्यक्रम है इसके संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य कौन से, इसको देखते हैं। तो देखो, विभिन्न कार्यों की पहचान करके उनका विभाजन करना यानी कामों को पहचानना है कि भाई कौन सा काम है और उस काम के लिए उसका विभाजन कर देना। जैसे खाने पीने का काम हो गया, सजावट करना हो गया, या फिर प्रचार करना हो गया, मेडिकल टीम हो गई। ठीक है, ये सारे काम डिवाइड कर दिए जाते हैं। फिर अलग अलग समिति जो होती है उसका निर्धारण करना होता है कि भाई कौन सी समिति क्या काम करेगी और सभी समितियों को उनसे संबंधित काम देने होते हैं कि भाई जो ट्रांसपोर्ट समिति है वो ट्रांसपोर्ट देखेगी, जो मेडिकल समिति है वो मेडिकल यानी चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए तो वो उसको देखेगी। ठीक है, उपकरण समिति जो है वो उपकरण यानी टूल्स वगैरह जो लगेंगे वो ला कर देगी। तो विभिन्न समितियों के बीच में सूचना का आदान प्रदान करके संबंध स्थापित करना। तो क्या होता है, अलग अलग जो समितियां होती है उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान होता है और एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है ताकि काम सही से चलता रहे, टूर्नामेंट अच्छे से हो पाए। अब अगला टॉपिक है हमारा नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि जब हमें टूर्नामेंट करवाना है तो हमें वहां पे बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी उनको अलग अलग पोस्ट पे हमको योग्य व्यक्तियों को रखना पड़ेगा। यानी जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा उसका चयन करना पड़ेगा, उसको पोस्ट पे रखना पड़ेगा, उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। किसी भी खेल कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उसमें जो कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक पूरी टीम की आवश्यकता होती है। इसमें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो सबसे योग्य व्यक्ति होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मान लो कोई टूर्नामेंट कराना है, अब रेफरी चाहिए तो रेफरी नियुक्त करना पड़ेगा, या कोई और पोस्ट पे कोई अधिकारी चाहिए तो वो अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके बिना काम नहीं चल सकता। फिर खेल संबंधी कार्य में नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। तो देखिए, मानवीय संसाधन संबंधित जरूरतों का आकलन। यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी टूर्नामेंट कराना है तो वहां पे मानव संसाधन कितना लगेगा, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी मानव संसाधन से संबंधित जैसे मान लो 10 लोग की टीम यहाँ पे लगेगी, फिर खेल के दौरान 10 लोगों की टीम लगेगी, खेल से पहले 20 लोगों की टीम लगेगी, या फिर इस तरीके से पहले अंदाजा लगाया जाता है कि आकलन किया जाता है कि कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करना और भर्ती करना, यानी अलग अलग जो पोस्ट होगी उसके लिए जो अधिकारी लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, उनका क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और नियुक्ति, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारा निर्देशन। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। निर्देशन का मतलब क्या होता है, निर्देश देना, यानी मानवीय संसाधनों को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देना। जैसे मान लो 10 लोग भर्ती कर लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 लोगों की भर्ती हो गई है। अब ये इन 10 लोगों की जिम्मेदारी किस चीज की है,
टूर्नामेंट को सफल बनाने की। तो अब कोई व्यक्ति होगा जो इनको निर्देश देगा, यानी इनका डायरेक्शन करेगा, ठीक है, ताकि सही तरीके से टूर्नामेंट चल सके। तो उनका मार्गदर्शन किया जाएगा, उनको निरंतर रूप से मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अच्छे तरीके से अपना कार्य कर सकें। इसी को क्या कहा जाता है? इसको निर्देशन कहा जाता है, यानी किसी को निर्देश देना। फिर खेल संबंधी कार्य में निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, यानी खेल से संबंधी जो काम होते हैं उसमें जो निर्देशन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन से काम होते हैं? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण। जैसे मान लो कोई बड़ा अधिकारी है तो उसके नीचे जितने कर्मचारी आएंगे उनका वो क्या करेगा? उनका वो पर्यवेक्षण करेगा, यानी ऑब्जर्वेशन करेगा, उन पे नजर रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेल चालू करवा दिया और वो खुद इधर उधर गायब हो रहे हैं और बाद में फिर टूर्नामेंट अच्छे से ना हो पाए। तो बड़े अधिकारी जो होंगे वो अपने से जो नीचे, उनसे जो नीची पोस्ट के लोग होंगे उन पे नजर रखेंगे। फिर अपने से वरिष्ठ पदाधिकारियों से संदेश, दिशा निर्देश प्राप्त करना। फिर जो छोटे कर्मचारी हैं वो अपने सीनियर, अपने से बड़े मतलब जो सीनियर हैं, अपने सीनियर से क्या लेंगे? दिशा निर्देश लेंगे, मैसेज लेंगे कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, इस तरीके से। फिर उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाना, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो बड़े अधिकारी से इन्होंने दिशा निर्देश लिया, फिर अब से अपने से नीचे जो कर्मचारी होंगे उन तक ये पहुंचाया जाएगा। और अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का भी लीडरशिप करनी होती है। अपने अधीनस्थ यानी अपने से नीचे कर्मचारियों के लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी उनको प्रेरित करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है कि भाई बेहतर करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मोटिवेट करते रहो उनको। ये चीजें होती है इसमें। इसके बाद लास्ट में है कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल में होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। तो नियंत्रण का क्या मतलब है यहाँ पे? तो नियंत्रण का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है। यानी कि जो हमने सबसे पहले प्लान बनाया था, यानी जो सबसे पहले हमने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के हिसाब से हमारा काम होए, ठीक है, उसी के हिसाब से हमारा सारा काम चले, इसी को क्या कहा जाता है? कंट्रोलिंग, यानी इसी को नियंत्रण कहा जाता है। अब खेल संबंधी कार्य जो होते हैं उसमें नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत क्या काम किए जाते हैं? तो सबसे पहला काम होता है लक्ष्य तय करना। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है आपके सामने। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लक्ष्य तय करते हैं, यानी कि पहले से तय करना कि प्रतियोगिता यानी जो टूर्नामेंट है या जो इवेंट है उसमें क्या हासिल करना है। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है ये हमको पहले से पता होना चाहिए, पहले से डिसाइड होना चाहिए। जैसे मान लो आप 12th क्लास में आए हो तो आपका लक्ष्य होगा ना कि मैं 80% मार्क्स लेकर आऊंगा, मैं 90% मार्क्स लाना चाहता हूं या लाना चाहती हूँ, या मैं 100 मार्क्स लाना चाहता या चाहती हूँ। ठीक है, आपका कुछ लक्ष्य होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लक्ष्य रखा जाता है। फिर वास्तविक परिणाम देखना और तुलना करना, यानी कि देखो जो हमने लक्ष्य रखा होता है हमेशा हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। अब मान लो मैंने भी सोचा था कि मेरे किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आ जाए, लेकिन मेरे 100 मार्क्स नहीं आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना हम लक्ष्य रखते हैं जरूरी नहीं है कि 100% वो पूरा हो जाए। तो जो भी परिणाम हमको मिला है उन्हें तय किए गए लक्ष्य से मिलाकर देखना। जैसे कि मान लो मैंने किसी सब्जेक्ट में 90 नंबर लाने के लिए तैयारी करी, मैं पेपर देकर आया, मुझे लग गया कि मेरे 90 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे 80 नंबर आए। ठीक है, यानी मेरे 90 नहीं आए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये परिणाम है। अब इस परिणाम को मैं अपने लक्ष्य से कंपेयर करूंगा कि मैंने तो 90 का टारगेट रखा था पर मेरे तो 80 आए हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस लक्ष्य से मिलाकर देखना पड़ेगा, यानी कि हमको कंपेयर करना पड़ेगा रिजल्ट से। फिर इसके बाद कमी के कारण पता लगाना, यानी ये जो कमी रह गई, जो 90 का टारगेट था 80 आए, यानी जो 10 नंबर की कमी रह गई, मैं आपको एग्जाम्पल में डाल के समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये कमी आखिर क्यों रह गई? फाइंडिंग रीजन फॉर प्रॉब्लम्स, यानी आखिर इसके पीछे क्या रीजन है वो हमको फाइंड करना है। तो यदि लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो ये जानना कि कमी या फिर गलती आखिर हमसे हुई कहां पर, फिर उसमें सुधार करना, अगर पॉसिबल है तो उसको सुधार करो, यानी गलतियों को सुधार कर अगली बार बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक कदम उठाना। ठीक है, यानी मान लो इस बार गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अगली बार गलती को समझना है और दोबारा से कभी भी ऐसी गलती नहीं करना और आगे हमारे लक्ष्य को हमको क्या करना है? सुधारना है। ठीक है, विभिन्न समितियों और उनकी जिम्मेदारियां, यानी जो अलग अलग समिति होती है, क्योंकि टूर्नामेंट को कराने में बहुत सारी टीम्स होती हैं यानी समितियां होती हैं, वो टूर्नामेंट कराती है, तो इनकी अलग अलग इनके काम होते हैं और अलग अलग इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो देखिए यदि किसी कार्यक्रम, मान लो कोई इवेंट है, उसको सफल बनाना है तो उसके लिए संगठित टीम चाहिए होगी, यानी एक टीम की जरूरत होगी। इसी प्रकार जो खेल के जो प्रतियोगिताएं होती है, जो टूर्नामेंट होते हैं, उसके कार्यक्रम को अगर सफल करना होता है तो उसके लिए भी क्या होता है? अलग अलग
समितियों की यानी कमेटी की आवश्यकता होती है। और ये जो कमेटियां होती हैं, ये जो समिति हैं, ये खेल प्रतियोगिता के सफल संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हर जगह, चाहे खेल होने से पहले भी, खेल के दौरान भी और खेल खत्म हो जाने के बाद भी, ये समितियां अपना काम नहीं रोकती, इनका काम चलता रहता है। ठीक है, तो इसको आगे हम देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले जो होता है वो एडमिन होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सबसे ऊपर होता है, यानी इसको मान लीजिए बॉस। ठीक है, ये कौन है? बॉस है। ये पूरा प्रशासन देखेंगे। फिर इनके नीचे कौन होते हैं? कार्यकारी समिति होती है। ठीक है, ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं। और फिर इनके नीचे आयोजन समितियां होती हैं, जो कि पूरे ग्राउंड लेवल पे काम को देखती है, यानी टूर्नामेंट को, खेल को, इवेंट को देख रही होती हैं। तो अब क्या करते हैं, हम सीधा समितियों के बारे में बात करते हैं। आयोजन समिति, क्योंकि आयोजन समिति नाम से ही पता लग रहा है, यानी इसको टूर्नामेंट का आयोजन करवाना है। ठीक है, तो देखिए, अब आयोजन समितियां जो होती हैं ये कई तरह की हैं, इनको 3 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे प्रतियोगिता से पहले, फिर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे प्रतियोगिता के दौरान, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे प्रतियोगिता के बाद। अब इसका क्या मतलब है? यानी देखो, ये जो समितियां होती हैं, ये समितियां जो होती है अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पे अपना काम करती रहती हैं। अब वो अलग अलग टाइम कैसे है? जैसे मान लो जो टूर्नामेंट है वो, मान लो कोई टूर्नामेंट है वो 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक चलना है, चलेगा, यानी जो टूर्नामेंट है वो 10 से 20 तक गेम चलेंगे। तो उससे पहले से ही काम शुरू हो जाएगा, यानी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले से एक समिति काम करेगी। फिर टूर्नामेंट चालू हो गया 10 से 20 तक, इसके दौरान कोई समिति काम करेगी। जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कोई समिति काम करेगी, प्रतियोगिता के बाद भी कोई समिति काम करेगी। ठीक है, अब आखिर क्या क्या काम है इसको समझते हैं। प्रतियोगिता से पहले प्लान बनाना होता है, और डेट और जो वेन्यू है उसको डिसाइड करना होता है कि किस तारीख को खेल होगा, खेल आयोजन होगा और किस जगह पे होगा। फिर बजट तैयार करना होता है, समितियों का गठन करना होता है, नियम और प्रारूप तय करने होते हैं। फिर इसके बाद है प्रतियोगिता के दौरान, यानी जब प्रतियोगिता चल रही है उस दौरान कार्यक्रम का संचालन करना है, खिलाड़ी और जो दर्शक है उनकी व्यवस्था करनी है, नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना है कि नियम सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, और समय प्रबंधन और समन्वय, यानी समय का सही प्रबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को देखना, सुरक्षा और चिकित्सा का व्यवस्था करना, ये उसके दौरान होता है। इसके बाद जब प्रतियोगिता खत्म हो जाती है उसके बाद, जैसे कि रिजल्ट घोषित करना, पुरस्कार देना, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना, अभिलेख सुरक्षित रखना, भविष्य के लिए सुझाव देना, ये सारे काम होते हैं समितियों के। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ना, ये 3 तरह की समिति है, पहले वाली, दौरान वाली और उसके बाद वाली। तो हम एक एक करके सारी समितियों को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में समझना है। तो टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता के पहले अलग अलग तरह की समितियां जो हैं वो काम करती हैं। अब वो समितियां कौन सी होती हैं, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप ध्यान से एक बार देख लो। यहाँ पे इन सारे नामों को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जितने भी आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, ये सारे नाम आपको पढ़ने हैं। ये सब क्या है? समितियां हैं, और इन सभी समितियों के अपने अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा चलता हूं और सीधा आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझाऊंगा। तो देखो, आयोजन यानी प्रबंधन समिति। तो ये जो समिति है ये खेल प्रतियोगिता के आयोजन और उसके संचालन से संबंधित जितनी भी गतिविधि हैं इसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, यानी जो हमारी आयोजन समिति है ये मैनेजमेंट करती है, यानी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाएगी, उसका संचालन करवाएगी, और सारे काम में ये मेन समिति मानी जाएगी। ये समिति लगभग 1 माह पूर्व, यानी 1 महीने पहले से ही क्या करती है? विभिन्न समितियों का गठन करती है और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। अब मान लो कोई टूर्नामेंट है वो 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक चलेगा, मान लीजिए। ठीक है, कोई टूर्नामेंट है वो 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक चलने वाला है। अब ये इससे 1 महीने पहले से ही, ठीक है, अगस्त से पहले क्या होता है? जुलाई होता है। मान लीजिए ये 15 जुलाई से ही अपना काम शुरू कर देगी। क्या काम शुरू कर देगी? ये अलग अलग समितियां ढूंढेगी, समितियां बनाएगी और उनको उनके काम देगी और जिम्मेदारी सेट करेगी। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। इसके बाद होता है प्रचार समिति। प्रचार समिति का क्या मतलब होता है? ये जो टूर्नामेंट होने वाली है उसका प्रचार करना होता है। तो किसी भी टूर्नामेंट से 3-4 हफ्ते पहले से इस समिति का काम शुरू हो जाता है, और ये प्रतियोगिता की तिथि बताएगी, स्थान बताएगी, प्रतियोगिता के कार्यक्रम के विषय में सूचना प्रसारित करेगी। आपने देखा होगा जब आईपीएल शुरू होने वाले होते हैं, यानी आईपीएल का टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है, या मान लो कोई फुटबॉल की कोई लीग शुरू हो रही होती है, तो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको टेलीविजन पे, आपके यूट्यूब के एड्स में, आपको कई जगह पे क्या दिखता है? उसके प्रचार दिखने शुरू हो जाते हैं, ऐड आने शुरू हो जाते हैं कि इस दिन इसका मुकाबला है, इस टीम से मुकाबला है, इतने बजे उतने बजे तैयार रहना, इस तरीके से। तो इनका काम क्या होता है? प्रचार करना। अब ये प्रचार कैसे भी कर सकते हैं? सोशल मीडिया से, पैम्पलेट छाप के, अखबार न्यूज़पेपर के जरिए, यूट्यूब वीडियो के जरिए, अनाउंसमेंट के जरिए, पोस्टर के जरिए, कोई भी तरीका इनका हो सकता है। ठीक है, क्रय समिति, नाम से ही आपको पता लग रहा है, क्रय
यानी कि खरीदने की बात हो रही होगी कुछ, तो प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली वस्तु और जो उपकरण है उनको प्रतियोगिता से पहले खरीद लेना, ठीक है, चाहिए, और उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो क्रय समिति का क्या काम है? मान लो क्रय समिति जो है, अब कोई प्रतियोगिता है, मान लो कि मान लीजिए कि टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, ठीक है, तो टेबल की व्यवस्था, जो टेनिस, ठीक है, जो बॉल वगैरह उसमें जो भी लगता है उपकरण, उन सब की व्यवस्था करनी है, उसकी जांच कर लेनी है कि सारे जो उपकरण है वो सही है या नहीं है, कि पता लगे कि टूर्नामेंट शुरू हो गया और पता लगे कि भाई कोई उनकी बॉल ही खत्म हो रही है या बॉल खराब है या कुछ ऐसा है, फिर कहाँ पे जाओगे? ऐसे थोड़ी होगा। यानी मैनेजमेंट पहले से करके रखना है, सब कुछ तैयार रखना है, ताकि टूर्नामेंट के समय कोई दिक्कत ना आए। फिर खेल मैदान और उपकरण समिति, यानी ये समिति जो है खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान तैयार करती है, ठीक है। अभी देखो, अभी जो हम समिति पढ़ रहे हैं ना, वो खेल शुरू होने से पहले की समिति है। मान लीजिए 15 अगस्त को टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, लेकिन ये काम पहले से शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले सारी तैयारी करनी होती है। तो ये समिति जो है खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है। प्रतियोगिता से लगभग 2 दिन पहले मैदान तैयार हो जाना चाहिए हर हालत में, यानी 48 घंटे पहले मैदान जो है बिल्कुल तैयार होना चाहिए, कोई उसमें कमी ना हो। नेक्स्ट है सजावट और समारोह समिति। अब इनका आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी इनका काम क्या होता है? सजावट करने का, ठीक है, यानी जो स्टेज वगैरह होता है उसको सजाना होता है। तो प्रतियोगिता से पहले ये समिति जो होती है निश्चित करती है कि उसको कहाँ पे सजावट करनी है और कितनी सजावट करनी है। मैदान में, स्टेडियम में, मंच पर, हर जगह स्टेज वगैरह जो है, हर जगह उनको सजावट की आवश्यकता होती है। अगली समिति है भोजन और आवास। भोजन आप जानते ही हो, आवास यानी रहने की जगह। तो ये जो समिति है, ये प्रतियोगिता से पहले ये सुनिश्चित करती है कि जो टीम आएगी उसको कहां पर ठहराना है, ठीक है, कहां पे वो लोग रहेंगे खिलाड़ी, और उनके खाने की व्यवस्था कहां पे करनी है, कैसे करनी है, कितने लोगों की व्यवस्था करनी है। ये सारा काम किसका है? भोजन और आवास समिति का, ठीक है। फिर लड़के और लड़कियों के रहने की व्यवस्था जो है अलग अलग करनी होती है। अलग अलग क्यों करनी होती है ये आप जानते ही हो पहले से। आगे चलते हैं। फिर सुरक्षा का भी ध्यान रखना है कि इस समिति का कार्य क्या है, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। भोजन, उनके आवास, इसकी पहले से इनको क्या करना पड़ेगा? बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। फिर प्राथमिक चिकित्सा समिति, फर्स्ट एड। आपको पता है कई बार क्या होता है, खेल के दौरान जो खिलाड़ी होते हैं वो चोट खा लेते हैं, ठीक है, कई बार उनको चोट लग जाती है। मान लो कोई गिर गया, उसके छिल गया, खरोच आ गई, किसी की हड्डी टूट गई, या मसल्स में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रतियोगिता के समय चोट लगने पर जिस सामान की आवश्यकता होती है, प्रतियोगिता से पहले उस सामान की व्यवस्था करना इस समिति का काम होता है, ठीक है। इनके पास अपना एक डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर के पास पूरी फर्स्ट एड किट्स होती है, और वो तुरंत आते हैं और वहां पे जो प्राथमिक उपचार हो सकता है वो उपचार करते हैं। अगर लगता है कि भाई ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो फिर आगे हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था भी कराते हैं। परिवहन समिति, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि खिलाड़ी आएंगे, खिलाड़ी जाएंगे, तो किससे आएंगे? ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। तो परिवहन समिति, यानी प्रतियोगिता के दौरान किस प्रकार का परिवहन और कितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, होगी, वो यही समिति उसका रूपरेखा बनाएगी, ठीक है, खिलाड़ी को लाने ले जाने, और जहां जहां पे भी मतलब गाड़ियों की आवश्यकता है वहां पे इसका पूरा प्रबंध यही कराती है। फिर अधिकारियों के लिए समिति, यानी कि प्रतियोगिता से पहले अंपायर्स हो गए, रेफरी हो गए, रिकॉर्ड्स व लैप स्कोरर्स हो गए, इनको चयन किया जाता है, इनकी भी सहमति सुनिश्चित कराई जाती है, इनकी भी व्यवस्था कराई जाती है। तो ये जो समितियां पढ़ रहे थे हम, ये कौन सी समिति थी? ये समिति थी खेल से पहले की, यानी खेल आयोजन से पहले ये समितियां काम करती हैं। अब यानी पहले नंबर का हमने कर लिया, अब बात करेंगे दूसरे नंबर पे, यानी जब खेल चालू हो जाता है, मान लीजिए 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक टूर्नामेंट चलेगा, तो इस दौरान, यानी कहेंगे इसको क्या बोलेंगे हम? खेल के दौरान, ठीक है, ये समिति काम करती है। तो टूर्नामेंट प्रतियोगिता के दौरान अलग अलग समितियां जो होती हैं वो काम करती हैं। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इन समितियों को बहुत ध्यान से देखो, और फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें से देखो कुछ समितियां आपको ऐसी भी लगेंगी जो हो सकता है आपको लगे कि ये समिति तो हमने पहले भी पढ़ ली है। तो कई समितियां ऐसी होती है जिनका काम पहले भी होता है, बीच में भी होता है और बाद में भी होता है। तो सबसे पहले आयोजन प्रबंधन समिति, यानी प्रतियोगिता के दौरान, अब ये पहले से काम कर रही है, यानी अब प्रतियोगिता के दौरान इस समिति का जो मेन काम होगा वो ये होगा कि सभी कार्यों पे नजर रखना, यानी पूरी प्लानिंग सब कुछ तो इन्होंने कर लिया,
अब खेल कैसा चल रहा है उस पर नजर रखनी है, कहीं पे कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसको देखना है। और सभी अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कहीं पे कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, इन्हीं लोगों की होगी, ठीक है, यानी इसी समिति की होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आयोजन और प्रबंधन समिति। फिर इसके बाद चलते हैं क्रय समिति। क्रय समिति आपको पता ही है, इसका काम क्या होता था, जो उपकरण वगैरह होते थे खिलाड़ियों के लिए, जो चीजें लगती है उसको खरीद के पहले से रखना होता था। अब प्रतियोगिता के दौरान अगर किसी उपकरण या वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए तो जल्दी से जल्दी उस उपकरण को, उस वस्तु को वहां पे उपलब्ध कराना है, ये जिम्मेदारी इस क्रय समिति की होती है। हालांकि ये पहले से खरीद के रखती है, बहुत कम चांस होते हैं कि जरूरत पड़ जाए, लेकिन फिर भी समिति काम करेगी। अगर जरूरत पड़ गई मान लो इमरजेंसी में, तो कहीं से भी अवेलेबल कराए, उसको अरेंज कराना होगा। परिवहन समिति, यानी प्रतियोगिता सही से और समय पर संपन्न हो जाए, और परिवहन समिति इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होती है, क्योंकि टीम को, जो टीम होती है जहां पे वो ठहरे हुए वहां से मैदान तक लाना, मैदान से उनको जहां पे ठहरे हैं वहां तक ले जाना, ठीक है, उनको लाना और उनको ले जाने की जो जिम्मेदारी होती है वो इसी परिवहन समिति की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजन और आवास समिति, प्रतियोगिता के दौरान, यानी अब प्रतियोगिता के दौरान जो खिलाड़ी आ रखे हैं, जो अधिकारी आ रखे हैं, उनको भोजन कराने की इनकी जिम्मेदारी होगी। अगर आवास स्थल पर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसको उपलब्ध कराना, उसकी भी जिम्मेदारी इनकी होगी। अधिकारियों के लिए समिति, अगर प्रतियोगिता के दौरान किसी अधिकारी को कोई तकलीफ होती है तो उसको दूर करना या अन्य अधिकारी की व्यवस्था करना इस समिति का कार्य होता है। मान लो प्रतियोगिता के दौरान किसी अधिकारी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई समस्या आ गई, तो फिर दूसरा अवेलेबल कराना होगा, वो इस समिति का काम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा समिति, आप जानते ही हो कि मान लो खेल के दौरान अक्सर क्या होते हैं, खिलाड़ियों के चोट लग जाती है, तो उनको समय पे तुरंत इलाज उपलब्ध कराना। अगर प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है तो प्राथमिक चिकित्सा देंगे, गंभीर चोट है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल, ठीक है, अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना भी इस समिति का काम होगा। उद्घोषणा समिति, आपको देखो नाम से ही पता लग रहा होगा, यानी प्रतियोगिता के दौरान जैसा मंच संचालन होता है, ठीक है, कार्यक्रम भी उसी के अनुसार होता है, यानी किसका मैच होना है, कौन सा इवेंट होना है, कब होना है, इसकी उद्घोषणा यही करते हैं। ठीक है, यही समिति इसकी उद्घोषणा करती है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया टूर्नामेंट जो था, कोई इवेंट जो था, ठीक है, उसके पहले वाली समिति हमने पढ़ लिया है, उसके दौरान वाली समिति को भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बाद वाली समिति, यानी टूर्नामेंट हो जाए तो उसके बाद में जो समिति काम करती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आगे हम समितियों को देखते हैं। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये कुछ समितियों के नाम है, वापिस से देखिए तो बहुत सारी समितियां आपको ऐसी लग रही होंगी जिसको आप पहले से देख चुके हो। ठीक है, लगभग लगभग आपको कुछ ऐसी समिति नजर आ रही होगी। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। प्रचार समिति, प्रतियोगिता के बाद प्रचार पर होने वाला जो खर्च है, जितना भी पैसा इन्होंने खर्च किया है उसकी जानकारी किसको देंगे, आयोजन समिति को देंगे, और मीडिया को रिपोर्ट भेजेंगे कि भाई इतना खर्चा हुआ है। क्रय समिति, यानी जो उपकरण और वस्तु खरीदे थे उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है उसकी जानकारी देंगे। वित्तीय समिति, प्रतियोगिता में कुल कितनी आय और कितना व्यय, कितना आया पैसा, कितना लगा पैसा, कितना खर्च हुआ, उसका पूरा लेखा जोखा पूरा इनको देना होता है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सभी सामान और जानकारी, ठीक है, उसका आयोजन समिति को देना इसका मेन काम होता है। इसके बाद है परिवहन समिति, प्रतियोगिता के बाद सभी जानकारी उपलब्ध कराना, कौन कौन सी गाड़ियां थी, कितनी गाड़ियां थी, कितना चली हैं, ठीक है, कितना यूज हुआ है। फिर भोजन और आवास समिति, यानी आवास स्थल पर अगर कोई नुकसान हो गया हो तो उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी है, और सभी जानकारी आयोजन समिति को देंगे कि कितना क्या खर्च हुआ, सारी चीजें। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, तो सभी टीमों को प्रमाण पत्र देना, क्योंकि जो टीम होती है उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ठीक है, और सारे रिकॉर्ड तैयार करना, कितनी टीमों ने मैच खेला, कितनी टीम आई, कौन सी हारी, कौन सी जीती, पूरा सब कुछ होता है। प्रतियोगिता में आई हुई सभी टीमों से संबंधित जानकारी जो होती है वो आयोजन समिति को इनको देना होता है। इसके बाद है अधिकारियों के लिए समिति, तो प्रतियोगिता के बाद सभी अधिकारियों को उनका मानदेय देना, ठीक है, जो उनका पैसा बना है वो देना है और उनको धन्यवाद पत्र देना है। खेल मैदान उपकरण समिति, तो प्रतियोगिता के बाद ये समिति जो है प्रयोग में लाए गए सभी उपकरण प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराएगी, तथा मैदान पर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे सही कराने की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होगी। तो खेल मैदान उपकरण समिति, ध्यान से देखो, यानी प्रतियोगिता के बाद समिति जो है प्रयोग में लाए गए जितने भी उपकरण हैं
उन सबको प्रबंधन समिति को उपलब्ध करा दे कि भाई ये वाले जो उपकरण थे ये हमने यूज करे हैं। और मैदान पे अगर कोई नुकसान हो गया है तो उसको भरपाई करना, उसको सही कराना, उसकी मरम्मत कराना इसी समिति की जिम्मेदारी होती है। फिर पुरस्कार वितरण समिति, आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि जो खिलाड़ी जीत जाते हैं उनको कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिलता है, ठीक है। और सजावट और समारोह समिति के साथ मिलकर ये सभी जानकारी और समान आयोजन समिति को देना और पुरस्कार वितरण करना, ठीक है, पुरस्कार देना और ये सारे काम जो होते हैं इस समिति के होते हैं। फिर अब विभिन्न प्रकार के जो खेल टूर्नामेंट, यानी हमने तीनों तरह के जो टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के बाद और टूर्नामेंट के दौरान, ठीक है, जो समितियां काम करती थी उसके बारे में अब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक एक बार आप ध्यान से देखिए। अगला जो टॉपिक है वो आपका विभिन्न प्रकार के जो खेल टूर्नामेंट होते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया, लीग टूर्नामेंट हो गया, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हो गया, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो गए, चैलेंज टूर्नामेंट हो गए। तो कई प्रकार के जो खेल होते हैं, खेल टूर्नामेंट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट क्या होता है ये समझिए। तो टूर्नामेंट आप सभी जानते होंगे, वो एक सीरीज होती है जिसमें बहुत सारे खेल हो रहे होते हैं। तो टूर्नामेंट का मतलब है कि टूर्नामेंट मैचों की एक सीरीज है, यानी एक श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम जीतती है। इसमें लगातार मैच होते रहते हैं, पहले एक मैच हुआ, फिर दूसरी टीम का, फिर तीसरी टीम का, इस तरीके से उस सीरीज में कई सारे मैच होते हैं। और जिसके अंत में क्या होता है, कोई एक टीम जो होती है वो विनर होती है, बाकी सारी टीमें जो होती हैं वो मैच को हार जाती है। यानी मान लो 10 टीम खेल रही थी तो 10 में से 9 टीम जो है वो हार जाएगी और एक ही टीम क्या होगी, मैच को जीतेगी। तो ये तो हो गया टूर्नामेंट का अर्थ। अब नॉकआउट टूर्नामेंट को समझते हैं, नाम से ही पता लग रहा है नॉकआउट। तो देखिए, इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है, यानी जो टीम हार गई वो बाहर हो गई, ठीक है, यानी जो डर गया वो मर गया, वो वाला सीन है यहाँ पे। जो हार गया वो बाहर चला गया, अपने घर चला गया, ठीक है। केवल जीतने वाली जो टीम होगी वही प्रतियोगिता में बनी रहेगी, यानी जो टीम जीतती जाएगी, जीतती जाएगी, जीतती जाएगी, वो टूर्नामेंट में बनी रहेगी। लेकिन जो हार गई वो बाहर हो गई। तो ये होता है नॉकआउट, नाम से ही आपको पता लग रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। अब देखो, लीग टूर्नामेंट की बात करें तो ये दो कैटेगरी में इसको बांट के बनेंगे। एक तो होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक होता है डबल लीग टूर्नामेंट। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं, फिर सिंगल और डबल को समझेंगे। तो देखिए, लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच जरूर खेलती है। ऐसे जो टूर्नामेंट है उसको हम बोलेंगे सिंगल लीग टूर्नामेंट। यानी कि सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो भाग लेने वाली जो टीम्स हैं वो टीम दूसरी टीम के साथ, ठीक है, एक मैच जरूर खेलेगी, चाहे जो हो जाए एक मैच उनका जरूर होगा हर टीम के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल लीग। और डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, प्रत्येक टीम दूसरी टीम से कम 2 बार, यानी मान लो कम से कम क्या 2 बार तो खेलेगी खेलेगी, ठीक है, यानी 2 बार खेलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डबल लीग टूर्नामेंट कहेंगे। इसमें जो विजेता टीम है वो हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित होती है। यानी किसको कितने अंक मिले उस अंक के आधार पर ही घोषित होगी कि कौन सी हार रही है कौन सी जीत रही है। इसके बाद होता है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है, ऐसा टूर्नामेंट, ऐसे स्पोर्ट्स, ठीक है, ऐसे खेल जो विद्यालय की 4 दीवारी के भीतर खेले जा सकते हैं। अब 4 दीवारी का मतलब ये मत सोचना कि केवल स्कूल के अंदर ही खेल हो रहा है। ज्यादातर हम यही सोचते हैं। 4 दीवारी के अंदर का मतलब ये भी है कि जैसे मान लो कोई स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, ये है इसका मेन अर्थ। जैसे मान लो आपका स्कूल है, आप अपना स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, तो क्रिकेट मैच है आपके स्कूल में, 11th क्लास के स्टूडेंट का 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ में कोई क्रिकेट मैच होता है, यानी सेम स्कूल के बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो एक साथ क्या कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। तो ये इंट्राम्यूरल हो गया, ठीक है। या कोई संस्थान है, कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अपना ही मतलब जो चल रहा है उनके अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट के साथ, उसको भी इंट्राम्यूरल ही कहा जाता है। तो इंट्राम्यूरल क्या होता है, ऐसे खेल जो 4 दीवारी के भीतर खेले जा सकते हैं। ये इंट्राम्यूरल वो गतिविधियां होती हैं जो विद्यालय की 4 दीवारी के भीतर आयोजित की जा सकती है, यानी विद्यालय के अंदर ही इसको आयोजित कर लिया जाता है। इसमें उस विद्यालय के स्टूडेंट आपस में खेलेंगे या फिर कोई संस्था है, उस संस्था के जो स्टूडेंट है, खिलाड़ी हैं, वो क्या करते हैं, आपस में ही खेलते हैं, टूर्नामेंट आयोजित वहां पे होता है। इसको इंट्राम्यूरल कहा जाता है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं,
इंट्राम्यूरल जो होता है स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें खेली जा सकती है, जरा सोचो। सोचोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे खेल आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे गेम हैं जो कि इंट्राम्यूरल में आ जाएंगे, क्योंकि हमें याद नहीं रखने, हमें बस दो चार पढ़ लेने हैं, पेपर में आ जाए तो दो चार लिख देना। 50 गेम है तो 50 के 50 नहीं आपको याद करने, ना पेपर में लिखने हैं। जैसे मान लो शतरंज है, ये खेला जा सकता है। टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रस्सा कस्सी, लूडो, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे जो है इंट्राम्यूरल हो सकते हैं, स्कूल के अंदर आपस में स्टूडेंट खेल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो खेल होते हैं इंट्राम्यूरल, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है, ये टूर्नामेंट आखिर स्कूल के भीतर क्यों कराए जाते हैं, इसका कोई उद्देश्य कोई पर्पस तो होगा ना। तो बिल्कुल होता है। तो देखिए, विद्यार्थियों को खेल कूद के अवसर प्रदान करवाना, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको खेल कूद के अवसर मिले, ये इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करवाना, सर्वांगीण विकास में आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सारे विकास इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी उनका हर तरह का विकास करवाना है। खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास करना, कि भाई खेल में हार जीत होती रहती है, समझ रहे हो, ये भावना उनके अंदर विकसित करनी है। बच्चों में नेतृत्व और सहयोग की भावना का विकास करना, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी आए, उनके अंदर सहयोग की भावना आए, सामाजिक संबंध उनके अच्छे बने। फिर विद्यार्थियों को विभिन्न खेल और कौशल को सीखने के अवसर देना, यानी विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के खेलों को सीखेंगे और अलग अलग प्रकार की स्किल्स को सीखेंगे, इसके अवसर देना। फिर प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना, टैलेंटेड खिलाड़ी कौन से हैं, जब टूर्नामेंट कराए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो टैलेंटेड खिलाड़ी होंगे उनकी पहचान हो जाएगी। और बच्चों का शारीरिक विकास करना, उनकी सेहत पे ध्यान देना, उनको एक्टिव रखना, उनको फिट रखना। तो ये सब क्या है, इसके उद्देश्य होते हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो देखिए, ये जो गतिविधियां हैं इसमें छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन होता है। यानी देखो, बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा का सही जगह पे इस्तेमाल होना, ये है, यानी उनका स्वस्थ मनोरंजन भी होगा और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएंगे। फिर इनमें भाग लेने वाले जो स्टूडेंट है उनकी ऊर्जा का सही जगह पे इस्तेमाल हो पाएगा। और ये जो गतिविधियां हैं इसमें छात्रों में खेल के प्रति इंटरेस्ट जगेगा, खेल के प्रति उनके अंदर ज्ञान विकसित होगा, छात्रों में खेल भावना का विकास होगा, और छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास हो। ठीक है, ये सब क्या है, इसका महत्व है। अब एक्स्ट्रा म्यूरल की बात करते हैं। अब एक्स्ट्रा म्यूरल यानी ऐसे खेल जो चार दीवारी के बाहर खेले जाते हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल गतिविधि वो कहलाएंगे। अब जो चार दीवारी के बाहर आयोजित की जा सकती है, इसमें दो या दो से अधिक विद्यालय या संस्था के खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल होते हैं। अब देखो, इंट्राम्यूरल में हमने क्या पढ़ा था, यानी वो विद्यालय की चार दीवारी के अंदर, मतलब था विद्यालय में ही खेलो आयोजन हो रहा है और अपने स्कूल के ही बच्चे उसमें खेल रहे हैं, बाहर का कोई बच्चा नहीं बुलाया जा रहा। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या है, मान लो ये कोई स्कूल है, ए स्कूल, और मान लो ये इसके पड़ोस में कोई दूसरा स्कूल है, उसका नाम है बी स्कूल, और उसके ही पड़ोस में कोई तीसरा स्कूल है, सी स्कूल। अब ये सारे स्कूल के बच्चे आपस में अगर कहीं बाहर स्टेडियम में इनको ले जाया जाए, मान लीजिए वहां पे सारे स्कूलों के बच्चे आए और वहां पे टूर्नामेंट में खेल खेले, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा म्यूरल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि टूर्नामेंट के उच्चतम स्तर पर उच्च प्रदर्शन हासिल करने के लिए, क्योंकि अलग अलग भाई देखो स्कूल के और कॉलेज के बच्चे आएंगे तो अच्छा ही स्कोर करना पड़ेगा, और अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण की भावना विकसित होगी। अलग अलग संस्था जब मिलेंगे, दोस्ती बनेगी, उनके बीच में एकीकरण की भावना होगी। खेलों में करियर चुनने के अवसर प्रदान करना, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है, अगर कोई मान लो ऐसा स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, टैलेंटेड है, तो उसको खेल में करियर बनाने का अवसर मिलना है, यानी उसको खेल में करियर बनाने का अवसर मिल सकता है। खेलों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। एक्स्ट्रा म्यूरल का महत्व, तो खिलाड़ियों का जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है, यानी व्यक्तित्व का विकास करना है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व के गुणों का विकास करना है, और खेलों के जो नियम होते हैं उसको जानना, खेलों के नियम के हिसाब से खेल खेलना, खिलाड़ियों में जो आक्रामकता होती है उसके स्तर को कंट्रोल करना, और जो कंपटीशन की भावना है वो विकसित हो उनके अंदर, खेलों के स्तर में सुधार करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, वो आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, आप बताओगे मुझको कमेंट में। यानी मैंने आपको इंट्राम्यूरल खेल के बहुत सारे नाम बताए थे, अब आप मुझे कोई 5 नाम ऐसे बताओ जो एक्स्ट्रा म्यूरल खेलों में जिसको रखा जा सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके आपको लिखना है, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना है, क्योंकि मैं आपका नाम देखूंगा। ठीक है, मैं आपकी कमेंट को जरूर देखूंगा, मैं लाइक भी करूंगा आपकी कमेंट को। तो आपको क्या करना है, कोई 5 ऐसे खेल बताने हैं जो एक्स्ट्रा म्यूरल में आए। अब देखो, कुछ ऐसे भी खेल हो सकते हैं
जो हमने इंट्राम्यूरल में पढ़ चुके हैं हम उसको, वो भी एक्स्ट्रा म्यूरल में हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट है, वो इंट्राम्यूरल में भी हो सकता है, एक्स्ट्रा म्यूरल में भी हो सकता है। तो उसमें कोई ये नहीं है कि आपने वहां बता दिया ये यहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अगर विद्यालय की चार दीवारी के अंदर क्रिकेट खेला जा रहा है, स्कूल के ही बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो इंट्राम्यूरल हो गया। अगर वही क्रिकेट अगर जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे आके खेल रहे हैं, दूसरे दूसरे स्कूलों के, दूसरे दूसरे कॉलेज के, तो वो एक्स्ट्रा म्यूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर आपको पता। अब अगला टॉपिक है हमारा सामुदायिक खेल कार्यक्रम। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सामुदायिक खेल कार्यक्रम ऐसी खेलकूद, व्यायाम या फिर फिटनेस की गतिविधियां हैं जिसमें भाग लेने के मौकों के साथ साथ समाज आधारित गतिविधियां भी होती है। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है, सामुदायिक खेल कार्यक्रम, यानी इसमें पूरा एक समुदाय इसमें शामिल होता होगा। इसमें ऐसी गतिविधियां होती होंगी जिसमें पूरा समुदाय शामिल होता होगा। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज भी होगी, खेल कूद होंगे, या फिर अन्य कुछ फिटनेस गतिविधियां हो सकती है। तो सामुदायिक खेल कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे और जो वयस्क होते हैं, अडल्ट, वो भी इसमें आते हैं। इसमें बुजुर्ग लोग और इसमें अलग अलग सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय के सदस्य के स्वास्थ्य गतिविधियों को विकसित करने के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सभी को शामिल किया जाता है। इसमें स्टूडेंट भी आ सकते हैं, इसमें बुजुर्ग भी आ सकते हैं, इसमें अन्य लोग भी आ सकते हैं। फिर सामुदायिक खेल नागरिकों और समाज में रहने वाले लोगों को शामिल करके विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के मनोरंजक आदि उद्देश्य के लिए आयोजन किए जाते हैं। यानी सामुदायिक खेल जो है, इसमें नागरिक और समाज में रहने मतलब जो इसमें नागरिक हैं और जो समाज में रहने वाले लोग हैं, इनको शामिल किया जाता है। और अलग अलग प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं इसके, मनोरंजन करना, लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना, लोगों की को एक्टिव लाइफस्टाइल जीना, सिडेंटरी लाइफस्टाइल से दूर ले जाना, बहुत सारे इसके पर्पस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके उद्देश्य हो सकते हैं। फिर सामुदायिक खेल कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सामाजिक अभियान के लिए, मान लो कोई सोशल कोई अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए इसको किया जाता है। समाज में प्रतिभा की खोज करना, यानी समाज में जो टैलेंटेड हैं उनको पहचानना। मनोरंजन के लिए, ताकि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन हो सके, लोग एक दूसरे से मिले, सामाजिक संबंध अच्छे हों, ठीक है, एक दूसरे को जाने, और लोगों का अच्छा मतलब अच्छा स्वास्थ्य रहे, फिटनेस अच्छी रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। इसके लिए ये जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं, इनका आयोजन कराया जाता है। ठीक है, कुछ सामुदायिक जो खेल हैं उसके बारे में आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दे रखा है। जैसे आपने स्पोर्ट्स डे देखा होगा, आपके स्कूल में साल में एक बार स्पोर्ट्स डे जरूर मनाया जाता होगा। ठीक है, आपने हेल्थ रन देखी होगी, या फिर मनोरंजन के लिए दौड़ हो गया, विशिष्ट कार्य के लिए दौड़, एकता के लिए दौड़, जागरूकता के लिए दौड़। तो ये जो रनिंग है, तो अलग अलग प्रकार की, ये सब क्या है? ये सामुदायिक खेल है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके बाद खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे, तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ज्यादातर आवासीय, ठीक है, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है वहां पे भी हो सकता है, कोई सामुदायिक या फिर स्कूल में हो सकता है, या कॉलेज में भी हो सकता है। ये साल में कम से कम एक बार तो इसको आयोजित कराया जाता है। ये खेल के मैदान पर बच्चों और जो युवा हैं उनकी जो क्षमता है और उनके जो कौशल है उसको प्रदर्शित करने का एक कार्यक्रम है। बल्कि और इसमें क्या होता है, खेल दिवस में समाज के सदस्यों के लिए एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, समस्याओं का समाधान करने का मौका मिलता है, एक दूसरे को बधाई देना, एक दूसरे के साथ मिलना। ठीक है, ये इसका मौका यहाँ पे मिलता है, संबंध सुधरते हैं। अब बात करेंगे खेल दिवस यानी जो स्पोर्ट्स डे होता है, इसका क्या महत्व है। तो ये छात्रों यानी स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप, नेतृत्व के गुणों का विकास करेगा। छात्रों का मनोरंजन यानी उनका स्वस्थ मनोरंजन होगा, उनकी ऊर्जा का सही जगह पे इस्तेमाल होगा, छात्रों को स्वस्थ बनाएगा। बच्चे जो होंगे वो एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखेंगे, एकता और सम्मान का भाव रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है स्वास्थ्य दौड़, यानी जिसको हेल्थ रन कहा जाता है। तो इस तरह की दौड़ जो होती है समाज के स्वास्थ्य में सुधार लाने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयोजित की जाती है। यानी जो समाज के लोग हैं वो हेल्दी रहें, उनकी फिटनेस अच्छी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए ऐसी दौड़ का आयोजन कराया जाता है। स्वास्थ्य दौड़ जो होती है वो शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। यानी ये जो हेल्थ रन होता है ये किस लिए काम आता है? शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के। और इस दौड़ में धावकों का उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है। यानी इसमें जो धावक होते हैं, जो रनिंग करने वाले होते हैं, वो जीतने के लिए नहीं आते बल्कि वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। ठीक है, और ये एक पेशेवर दौड़ नहीं है, इसलिए लंबी दूरी की दौड़ लगाने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य दौड़, यानी जो ये हेल्थ रन है इसका क्या महत्व है। तो ये हमारी श्वसन प्रणाली, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगी, हमारे अंदर हृदय रोग की संभावना को कम करेगी, मोटापा को कम करेगी, लचीलापन यानी शरीर में लचीलापन बढ़ाएगी,
सहन शक्ति को बढ़ाएगी, तनाव को कम करना और मनोरंजन प्रदान करना, ये सब क्या होते हैं, इसके उद्देश्य होते हैं। फिर ये जो हेल्थ रन है, और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसकी एक इमेज है हेल्थ रन की। इसके बाद देखो, इस तरह की दौड़ जो होती है समाज के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आयोजित कराई जाती है। स्वास्थ्य दौड़ जो होती है वो शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। इसमें जो धावक होते हैं, यानी जो दौड़ने वाले होते हैं, उनका उद्देश्य जीतना नहीं होता बल्कि प्रतियोगिता में भाग लेना होता है। ठीक है, फिर अगला है मनोरंजन के लिए दौड़, यानी इस प्रकार की दौड़ का उद्देश्य लोगों के बीच में शारीरिक योग्यता और स्वस्थ रहने का संदेश फैलाना है। कभी कभी किसी विशिष्ट उद्देश्य, यानी कभी कभी पैसा जुटाने के लिए, धन जुटाने के लिए भी इस प्रकार की दौड़ का आयोजन कराया जाता है। स्कूलों में भी ऐसी जो दौड़ होती है उसमें बच्चे और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको आकर्षित करती है। ये दौड़ जो होती है किसी भी आयु वर्ग के लिए आयोजित कराई जा सकती है। इसमें जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही जाएंगे, कोई भी व्यक्ति जा सकता है ऐसी रन में। ठीक है, हालांकि शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उसको इस दौड़ में सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए पूरी पहले से अच्छे तरीके से प्लानिंग करनी होगी। आयु, गतिशीलता, शामिल होने वाली जो गतिविधि है उसके प्रकार को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नींबू और चम्मच दौड़, बोरी दौड़, 3 टांगों की दौड़, माता पिता और बच्चे की दौड़, शिक्षक और बच्चे की दौड़, कला दौड़, सड़क दौड़। ठीक है, इस तरह की दौड़ जो होते हैं इसमें उदाहरण होते हैं, इसको शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा बोरे में दौड़ते हैं, नींबू चम्मच लेके दौड़ते हैं, चम्मच में नींबू रख के। और आपने देखा होगा माता पिता शिक्षक वगैरह सब दौड़ते हैं, तो इस तरीके की दौड़ होती है। फिर विशिष्ट कारण के लिए दौड़, तो देखिए इस प्रकार का आयोजन आमतौर पे सामाजिक मुद्दे, स्वच्छता, हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की जाती है। इस तरह के जो आयोजन होते हैं, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को जागरूक करना, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, ग्रीन, ठीक है, ग्रीनरी के प्रति जागरूक करना है, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। तो ये इसका पर्पस होता है। और कभी कभी कुछ विशिष्ट कारण के लिए भी हो सकता है, जैसे कि विशिष्ट कारण जैसे कैंसर या फिर एड्स या लैंगिक असमानता, इन सब चीजों के लिए भी ये दौड़ की जा सकती है, लोगों को जागरूक करने के लिए इसके प्रति। एकता के लिए दौड़, यानी रन फॉर यूनिटी। तो इस प्रकार की दौड़ का उद्देश्य जो होता है समुदाय, राज्य या राष्ट्र या विभिन्न धर्मों के बीच में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। ठीक है, इस तरह के आयोजन जो है लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है और एकता की भावना को विकसित करता है। एकता दौड़ जो है हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती पे आयोजित कराई जाती है। तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो फिक्सर होते हैं ना, फिक्सर को चैप्टर में हम नहीं बनाते, हम चैप्टर के साथ में नहीं बनाते, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फिक्सर के लिए आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, वो आपको हमारी लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी मैं अलग से एक और प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें जो अलग अलग तरह के फिक्सर होते हैं वो सारे फिक्सर आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्सर बहुत तरह के होते हैं और फिक्सर में क्या होता है, हमको फॉर्मूले वगैरह सीखने होते हैं, तो उसके लिए अलग से ही वीडियो बनेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।